दोस्त
पूछकर रिजल्ट निकाल लेता है। अब तीसरा है यूनियन। इस एसक्यूएल इंजेक्शन
हमलों से बचाने के लिए और ऑनलाइन डिमांड की पुष्टि करने की अनुमति देता है कि वे इन साइटों पर जा रहे हैं। डीएनएस टेस्ट क्या होता है? जब आप सुरक्षित वीपीएन या गोपनीय सेवाओं का उपयोग करते हैं तो आप पा सकते हैं कि वे खराब तरीके से कॉन्फ़िगर किए गए हैं और डिफ़ॉल्ट डीएनएस अभी भी उपयोग किए जा रहे हैं। इसका मतलब यह होगा कि नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करने वाला कोई भी व्यक्ति दुर्भाग्यपूर्ण उद्देश्य के लिए आपकी गतिविधियों को लॉगिन करने में सक्षम होगा। डीएनएस लीक टेस्ट चलाने से सुनिश्चित होगा कि आपके पास एक क्लोज वीपीएन है और आपका नेटवर्क ट्रैफिक सुरक्षित है। सेशन हैकिंग क्या है? यह एक सुरक्षित नेटवर्क पर यूजर सेशन पर एक सुरक्षा हमला है। वेब एप्लीकेशन राज्य और यूजर सेशन को स्टोर करने के लिए कुकीज बनाते हैं। कुकीज चोरी करके एक हमलावर उपभोक्ताओं के सभी डेटा पर पहुंच बना सकते हैं। आइए फिशिंग को भी समझ लेते हैं। फिशिंग एक प्रकार का हमला होता है जो यूजर लॉगिन और गोपनीय जानकारी जैसे कि लॉगिन आईडी और ट्रांजैक्शन पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी, यूनिक रेफरेंस नंबर यूआरएन जैसी सेंसिटिव जानकारी को चुराने का प्रयास करता है। ये तब होता है जब एक हमलावर इलेक्ट्रॉनिक संचार में सही रूप से एंट्री कर लेता है। साइबर अपराधी किसी रेपुटेटेड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या लोकप्रिय शॉपिंग वेबसाइट के समान एक फर्जी पेज बना लेते हैं। फिर यूजर को बल्क में ईमेल भेजे जाते हैं जिनमें उनकी निजी जानकारी जैसे अकाउंट डिटेल्स, पासवर्ड आदि पूछे जाते हैं। जब यूजर गलती से क्लिक कर लेता है तो वेबसाइट की हूबहू नकल जैसी एक वेबसाइट खुल जाती है जहां या जिस समय यूजर ऑनलाइन होता है तो इन स्पेशल पॉपअप के जरिए एक फॉर्म को फिल करने के लिए मांगता है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि फिशिंग की कोशिश को कैसे पहचानें। अनचाहे ईमेल, अनजान लोग से फोन या वेबसाइट जिन पर गोपनीय बैंकिंग डिटेल्स के बारे में पूछा जा रहा है, सुरक्षा कारणों की वजह से तुरंत कार्रवाई के लिए कहने वाले मैसेज, ईमेल में आए लिंक जिसमें दिया जाता है। सही वेबसाइट को चेक करने के लिए लिंक पर कर्सर को ले जाएं या https:// को चेक कर रहे हैं जहां S का मतलब सुरक्षित वेबसाइट का होता है। अपराधी किसी मशहूर बैंक के ईमेल एड्रेस, डोमेन नेम, कंपनी लोगो आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे फर्जी ईमेल को ऑथेंटिक लुक मिलता है। ऐसे फर्जी ईमेल हमेशा सामान्य तरीके से संबोधित करते हैं जैसे डियर नेट बैंकिंग कस्टमर या डियर बैंक कस्टमर। बैंक के प्रमाणित ईमेल हमेशा आपके नाम से संबोधित करेंगे जैसे डियर मिस्टर गॉड। इसके बाद यूजर असली वेबसाइट की ओर रीडायरेक्ट हो सकता है। ब्रूट फोर्स अटैक को डायरेक्टरी अटैक भी कहा जाता है। यह एक हैकिंग अटैक है जिससे पासवर्ड और पिन का पता लगाकर किसी कंप्यूटर, सर्वर, सोशल प्रोफाइल या बैंक अकाउंट को हैक किया जा सकता है। यह एक पूरी तरह से अनुमान पर आधारित अटैक होता है जिसमें किसी यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड क्रैक करने के लिए सॉफ्टवेयर टूल द्वारा लाखों शब्द, न्यूमेरिक और सिंबल के अलग अलग कॉम्बिनेशन को लगाकर ट्राई किया जाता है जब तक कि पासवर्ड हैक ना हो जाए। और इसके लिए ब्रूट फोर्स सॉफ्टवेयर टूल में वर्ड लिस्ट फाइल को जोड़ा जाता है। यह एक डायरेक्टरी की तरह होती है जिसमें लाखों प्रकार के शब्द होते हैं और कई बार हैक किए जा रहे टारगेट से संबंधित इकट्ठा की गई जानकारी के आधार पर कस्टम वर्ड लिस्ट के सैंपल का इस्तेमाल किया जाता है जिससे पासवर्ड हैक होने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया में काफी कम या अधिक समय दोनों ही लग सकता है जो पूरी तरह से लगे हुए पासवर्ड की जटिलता पर निर्भर करता है। यानी पासवर्ड जितना लंबा और मुश्किल होगा वह उतना ही अधिक सुरक्षित रहेगा और उसे क्रैक और हैक करने में भी हैकर को काफी ज्यादा समय लगेगा।
तो हैकर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न पासवर्ड हैकिंग टेक्निक में सबसे पुरानी आज भी प्रचलित है ब्रूट फोर्स अटैक टेक्निक। आइए इसे और समझते हैं। आखिर ब्रूट फोर्स अटैक क्यों किया जाता है, इसको भी समझ लेते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक करने के पीछे हैकर्स का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि किसी भी तरह से यूजर का पासवर्ड या पिन का पता लगाया जा सके, और यदि एक बार पासवर्ड या पिन का पता लग जाता है तो हैकर्स उपलब्ध जानकारी को चुरा लेता है और चुराई हुई जानकारी का गलत इस्तेमाल करने लगता है। आप सोच सकते हैं, यदि आपके पासवर्ड का किसी को भी पता लग जाए तो वह व्यक्ति उसका किस हद तक गलत इस्तेमाल कर सकता है। वह कोई भी पासवर्ड हो सकता है, चाहे आपके घर का वाईफाई पासवर्ड हो, आपके कंप्यूटर का पासवर्ड हो या फिर बैंक अकाउंट का पासवर्ड। हर प्रकार के पासवर्ड को ब्रूट फोर्स अटैक से हैक किया जा सकता है। अब ब्रूट फोर्स से बचने के क्या तरीके हैं, उनको भी देख लेते हैं। साथ साथ कैप्चा यानी एक बॉक्स में विभिन्न प्रकार की आकृतियां आती हैं, जिसे लॉगिन कर रहे व्यक्ति को टिक करके बताना पड़ता है, जिससे ब्रूट फोर्स अटैक में इस्तेमाल की जाने वाली ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टूल या स्क्रिप्ट को निष्क्रिय किया जा सकता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के होने से सुरक्षा को और भी अधिक बढ़ाया जा सकता है। इसमें किसी यूजर अकाउंट को खोलने के लिए सबसे पहले अकाउंट लॉगिन करना पड़ता है और फिर आगे बढ़ने के लिए उस अकाउंट से जुड़े दूसरे सुरक्षा कवच को भेजना पड़ता है। जैसे इसे आप अपने जीमेल अकाउंट में लगाते हैं, जहां पर अपने दूसरे ऑथेंटिकेशन के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें यदि कोई आपका अकाउंट लॉगिन करता है तो आपके मोबाइल पर वेरिफिकेशन कोड आएगा, जिसे डालकर आगे ही बढ़ा जा सकता है। DDoS यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, ये साइबर अटैक का ही एक प्रकार है, जिसका मकसद किसी ऑनलाइन सर्वर, एप्लीकेशन, वेबसाइट या सर्विस को बंद कर देना है ताकि यूजर उस वेबसाइट या सर्विस को एक्सेस ना कर सके। किसी भी ऑनलाइन सर्विस, वेबसाइट या सर्वर की प्रोसेसिंग स्पीड और यूजर हैंडलिंग की सीमा होती है, और यदि उस सीमा को लगातार क्रॉस किया जाए तो एक समय बाद वो वेबसाइट या ऑनलाइन सर्वर स्लो या क्रैश हो जाता है, यानी काम करना बंद कर देता है। DDoS अटैक में किसी पॉइंट को अटैकर टारगेट कर लेते हैं और जिस वेबसाइट या सर्वर को डाउन करना है या क्रैश करना है, उस पर लगातार भारी मात्रा में विभिन्न नेटवर्क सोर्स बोनेट से ट्रैफिक भेजा जाता है, जिससे एक समय बाद वह टारगेट क्रैश हो जाता है। जहां DOS अटैक के द्वारा सिंगल नेटवर्क या कंप्यूटर के माध्यम से अननेसेसरी का ट्रैफिक फ्लूडिंग करके टारगेट को डाउन किया जाता है। वहीं DDoS अटैक एक बड़ा और विनाशकारी अटैक होता है, जिसका पता लगाना और रोकना काफी मुश्किल साबित होता है। बोनट्स द्वारा अंजाम दिया जाता है, जिसमें अटैकर विभिन्न यूजर्स के कंप्यूटरों पर मैलवेयर द्वारा कमांड्स एंड कंट्रोल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है। बोनेट मैलवेयर संक्रमित कंप्यूटरों का एक नेटवर्क होता है, जिसे किसी अटैकिंग पार्टी द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और DDoS अटैक के समय इस बोनेट नेटवर्क में स्थित कंप्यूटरों द्वारा ट्रैफिक को जनरेट किया जाता है, जिससे कि टारगेट को डाउन किया जा सके। बोट का एक पूरा बड़ा नेटवर्क तैयार हो जाता है। इसके बाद अटैकर के एक कमांड देते ही बोनेट एक्टिव हो जाता है और टारगेट पर भारी मात्रा में संक्रमित रिक्वेस्ट जानी शुरू हो जाती है, जो कि उस नेटवर्क पर पूरी बैंडविड्थ को कंज्यूम कर लेती है। इसके फलस्वरूप एक समय बाद या तो वो सर्वर रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है या क्रैश हो जाता है। यानी DDoS अटैक में अटैकर अपने टारगेट पर विभिन्न संक्रमित स्रोतों से फ्लूडिंग करके नुकसान पहुंचाता है और अटैकर द्वारा इसे एक सेंट्रल पॉइंट से कंट्रोल किया जाता है।
डबल DOS अटैक के प्रकार: ट्रैफिक अटैक, प्रोटोकॉल अटैक, एप्लीकेशन लेयर अटैक। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं ये तीनों अटैक के बारे में। ट्रैफिक अटैक: इस अटैक में हैवी ट्रैफिक फ्लूडिंग के द्वारा टारगेट को डाउन किया जाता है, जिसके लिए भारी संख्या में विभिन्न स्रोतों से UDP यानी कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल तथा ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल पैकेट्स भेजे जाते हैं ताकि सर्वर पर लोड पड़े और रिक्वेस्ट प्रोसेस होना बंद हो जाए। इस प्रकार के अटैक को BPS यानी कि बिट्स पर सेकंड में मापा जाता है। प्रोटोकॉल अटैक: इस अटैक में टारगेट पर बड़ी संख्या में पैकेट्स को सेंड किए जाते हैं ताकि सर्वर तथा दूसरे हार्डवेयर सोर्स को पूरी तरह से कंज्यूम किया जा सके। इस प्रकार के अटैक में पैकेट्स की संख्या इतनी ज्यादा अधिक होती है जिससे कि टारगेट सर्वर या नेटवर्क पोर्ट में उन पैकेट्स को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार के अटैक को PPS यानी कि पैकेट्स पर सेकंड में मापा जाता है। एप्लीकेशन लेयर अटैक: इस प्रकार के अटैक में पूरे सर्वर को नहीं बल्कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की कमजोर कड़ियों को निशाना बनाया जाता है ताकि उस एप्लीकेशन पर यूजर का एक्सेस बंद हो जाए। इस अटैक को लेयर 7 अटैक भी कहा जाता है। इस प्रकार के अटैक को RPS रिक्वेस्ट पर सेकंड में मापा जाता है। डबल DOS अटैक से कैसे बचा जा सके, चलिए वो जानने की कोशिश करते हैं। जब DOS को दूसरे सुनिश्चित स्थान पर भी रखें ताकि किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर उसका दूसरे तरीके से भी उपयोग किया जा सके। यदि बिजनेस की नज़र से देखा जाए तो आप अपने नेटवर्क सिक्योरिटी टूल का उपयोग कर सकते हैं। VPN, एंटी स्पैम, फायरवॉल, कंटेंट फिल्टरिंग, लोड बैलेंसिंग इत्यादि ये और साथ ही वेब सर्वर या प्लेटफॉर्म से जुड़ी सभी सॉफ्टवेयर्स और पैचेस अपलोड रहने चाहिए ताकि अधिक सुरक्षा परतों के एक साथ उपयोग होने से DOS अटैक को रोका जा सके। एक आम यूजर की नज़र से देखा जाए, जहां पर किसी वेबसाइट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सुरक्षित रखने के लिए आपको VPN, सिक्योरी, क्लाउडफ्लेयर जैसी ऑनलाइन सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं तथा इस्तेमाल किए जाने वाले हर सॉफ्टवेयर को अपडेट रहना चाहिए। डायरेक्टरी अटैक: यहाँ पासवर्ड क्रैक करने के लिए अक्सर उपयोग की जाने वाले पासवर्ड संयोजनाओं की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक फाइल है जहाँ अक्सर उपयोग किए जाने वाले पासवर्ड स्टोर रहते हैं, इसलिए वे फाइल को अपने कार्यक्रम में लूप में इस्तेमाल कर लेता है। यानी सभी कॉम्बिनेशन की कोशिश करे और जांचे कि पासवर्ड मेल खाता है या नहीं। URL इंटरप्रेटर: यह एक प्रकार का हमला है जहां हम एक URL के कुछ हिस्से में बदल सकते हैं और एक वेब सर्वर को वेब पेज विपरीत करने के लिए बना सकते हैं जिसके लिए वो ब्राउज़र नहीं बना है। फाइल इंक्लूजन अटैक्स: फाइल इंक्लूजन अटैक्स एक ऐसा हमला है जिसमें एक अटैकर एक वेब सर्वर को कुछ स्क्रिप्ट और एग्जीक्यूट करने के एग्जीक्यूशन और भी अधिक हमलों को रोकने के लिए, वेब सर्वर से सेंसिटिव डेटा चुराने के लिए। मुख्य रूप से ये दो प्रकार की फाइलों में ज्यादातर होता है, जैसे कि लोकल फाइल इंक्लूजन अटैक और रिमोट फाइल इंक्लूजन अटैक। मैन इन द मिडिल अटैक: आप एक वाईफाई से कनेक्टेड हो और उस वाईफाई से हैकर भी कनेक्टेड है, और अगर आप उस वाईफाई से कुछ भी सर्च करेंगे तो हैकर ये सब देख सकता है कि आप क्या क्या सर्च कर रहे हैं।
मैन इन मिडिल अटैक कितने तरीकों से किया जाता है? जी हाँ, ये 2 तरीके हैं। पहला है फिजिकल प्रॉक्सिमिटी इन्वॉल्व हो टारगेट के साथ, दूसरा है मिलिशियस सॉफ्टवेयर और मैलवेयर के द्वारा किया जाए। मैन इन मिडिल अटैक में आपके डिवाइस को एक्सेस पाने के तरीके चलिए जानने की कोशिश करते हैं। आईपी स्पूफिंग हैक या साइबर क्रिमिनल के द्वारा उपयोग की जाने वाली एक अटैकिंग तकनीक है। इसमें अटैकर अपनी असल पहचान को छुपाकर खुद को एक ट्रस्ट सोर्स के रूप में प्रस्तुत करता है। इंटरनेट से जुड़े सक्षम प्रत्येक डिवाइस में एक इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी एड्रेस होता है, जो आपके घर के लिए सड़क के पते के समान होता है। एक आईपी एड्रेस को स्पूफिंग करने से अटैकर आपको यह सोचकर धोखा दे सकता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो आईपी स्पूफिंग में अटैकर यूजर के पास ट्रांसफर हो रहे मैसेज या पैकेट्स के ओरिजिनल आईपी एड्रेस में बदलाव करके फेक एड्रेस डाल देते हैं, ताकि यूजर को ऐसा प्रतीत हो कि मैसेज ट्रस्टेड सोर्स से ही आया है, जिससे यूजर उस मैसेज को खोल लेते हैं या एग्जीक्यूट कर लेते हैं। आईपी स्पूफिंग के द्वारा अटैकर अनऑथराइज्ड रूप से यूजर के कंप्यूटर या नेटवर्क को एक्सेस प्राप्त कर लेता है, ताकि यूजर का महत्वपूर्ण डेटा चुराया जा सके और दुर्भाग्यपूर्ण गतिविधियां करके कंप्यूटर और नेटवर्क को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाया जा सके। स्पूफिंग की इस तकनीक का उपयोग DDoS अटैक या MITM अटैक के लिए किया जाता है। अब इन दोनों में अंतर भी समझ लेते हैं। DDoS अटैक में अटैकर टारगेट किए गए सर्वर पर काफी मात्रा में मल्टीपल सोर्स से ट्रैफिक भेजता है, जिससे एक समय बाद सर्वर उस ट्रैफिक को संभाल नहीं पाता और क्रैश हो जाता है। क्योंकि इस अटैक में स्पूफिंग का उपयोग किया जाता है, तो अटैक के सोर्स की पहचान नहीं की जा सकती या उसको ब्लॉक नहीं किया जा सकता। MITM अटैक में हैकर कहीं 2 लोगों के बीच किए जा रहे कम्युनिकेशन को बंधित कर देता है और अटैकर के पास इस कम्युनिकेशन का कंट्रोल चला जाता है और इसका अंदाजा यूजर को नहीं रहता, और इस तरह के सभी जरूरी जानकारी अटैकर के पास पहुंच जाती है। आईपी स्पूफिंग काम कैसे करती है? नेटवर्क या इंटरनेट में डेटा पैकेट्स के रूप में सेंड या रिसीव होता है, और हर पैकेट में हेडर और उसका सोर्स एड्रेस तथा डेस्टिनेशन एड्रेस शामिल रहता है। आईपी स्पूफिंग में अटैकर किसी हिस्से को अपना निशाना बना लेता है जहां पर वे भेजा जा रहा है। पैकेट्स हेडर में मौजूद सोर्स एड्रेस को मॉडिफाइड कर देता है, जिससे पैकेट प्राप्त करने वाले कंप्यूटर यानी डेस्टिनेशन कंप्यूटर उस पैकेट्स में किए गए मैलिशियस बदलाव को डिटेक्ट नहीं कर पाता और उस ट्रस्टेड सोर्स से प्राप्त पैकेट की तरह ही व्यवहार करता है और एक्सेप्ट कर लेता है, और अंत में सुरक्षा संबंधित खतरों का कारण भी बन जाता है। आईपी स्पूफिंग से कैसे बचें? स्पूफिंग अटैक पूरी तरह रोकना काफी मुश्किल रहता है, लेकिन नीचे दिए गए कुछ टूल्स और नियमों का यदि पालन किया जाए तो इन उपयोगों द्वारा स्पूफिंग अटैक के खतरे को कम किया जा सकता है। पहला, नेटवर्क में पैकेट फिल्टरिंग सिस्टम का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि नेटवर्क पैकेट्स की गहराई से जांच की जा सके और किसी भी प्रकार का अननोन सोर्स आईपी एड्रेस पाए जाने पर उस नेटवर्क में घुसने से रोका जा सके। सेकंड, मार्केट में विभिन्न स्पूफिंग डिटेक्ट सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, तो इस प्रकार की स्पूफिंग डिटेक्शन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि सुरक्षा की परत को बढ़ाया जा सके। डीएनएस स्पूफिंग, हैकर डीएनएस सिस्टम सर्वर द्वारा किसी रिक्वेस्ट किए गए वेबसाइट पर गलत आईपी एड्रेस दिखाता है और फिर उसे नियंत्रण में ले लेता है और इसके बाद वायरस वाली वेबसाइट की तरफ रिडायरेक्ट कर देता है। HTTPS स्पूफिंग, इंटरनेट पर व्यापार करते समय HTTP के बजाय URL में HTTPS देखना एक संकेत है। एक वेबसाइट सुरक्षित है और उस पर भरोसा किया जा सके। वास्तव में S का अर्थ सुरक्षित है। एक अटैकर आपके ब्राउजर को किसी ट्रस्टेड वेबसाइट पर जाने पर विश्वास कर सकता है, जबकि वह वेबसाइट ट्रस्टेड नहीं होती। उसके ब्राउजर को एक असुरक्षित ब्राउजर पर रिडायरेक्ट करके हमलावर उस वेबसाइट के साथ आपकी बातचीत
की निगरानी कर सकता है और संभवतः आपके द्वारा साझा की जाने वाली व्यक्तिगत जानकारी को चुरा सकता है। SSL हाईजैकिंग। जब आपका डिवाइस एक अनसिक्योर सर्वर से कनेक्ट होता है तब HTTP द्वारा इनडायरेक्ट किया जाता है। सर्वर अक्सर HTTPS द्वारा इंडिकेट सर्वर के सिक्योर वर्जन में आपको ऑटोमेटिक रूप से रीडायरेक्ट कर सकता है। एक सुरक्षित सर्वर से कनेक्शन का मतलब है कि आपके द्वारा उस सर्वर के साथ साझा की गई डेटा की सुरक्षा के लिए मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल है। SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, एक प्रोटोकॉल जो आपके ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच इनक्रिप्टेड लिंक स्थापित कर देता है। SSL हाईजैकिंग में अटैकर एक अन्य कंप्यूटर और सुरक्षित सर्वर का उपयोग करता है और सर्वर और उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटर के बीच गुजरने वाली सभी सूचनाओं को स्वीकार करता है। ईमेल हाईजैकिंग। साइबर अपराधी कभी कभी बैंकों और अन्य फाइनेंशियल संस्थाओं के ईमेल खातों को निशाना बना लेते हैं। एक बार जब वे इन सब तक पहुंच बना लेते हैं तब वे संस्थाओं और ग्राहकों के बीच लेन देन की हैं। इसके बाद हमलावर बैंक के ईमेल एड्रेस और स्पूफ कर सकते हैं और ग्राहकों को अपने निर्देश भेज सकता है, जहां ग्राहक को बैंक के बजाय हमलावरों के निर्देश का पालन करना पड़ता है। नतीजा, एक अनजाने ग्राहक को हमलावरों के हाथों में पैसा देना पड़ सकता है। वाईफाई ईव्सड्रॉपिंग। साइबर क्रिमिनल्स पास के व्यवसाय जैसा बहुत वैलिड लगने वाले नाम के साथ वाईफाई कनेक्शन स्थापित कर लेता है। एक बार जब कोई उपयोगकर्ता जालसाज के वाईफाई से जुड़ जाता है तो हमलावर उपयोगकर्ता की ऑनलाइन गतिविधि की निगरानी करना शुरू करता है और लॉगिन, क्रेडेंशियल, क्रेडिट कार्ड की जानकारी और अन्य चीजों को इंटरसेप्ट कर सकेगा। यह सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करने से जुड़ी कई खामियों में से एक है। ईमेल, पासवर्ड, डॉक्यूमेंट्स, ब्राउजिंग हिस्ट्री, लॉगिन डिटेल्स, FTP लॉगिन डिटेल्स, FTP डॉक्यूमेंट्स, चैट डिटेल्स, डिजिटल कम्युनिकेशन फाइल्स एंड वेब ब्राउजर्स। स्टीलिंग ब्राउजर कुकीज क्या होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। चुराए गए ब्राउजर कुकीज के जोखिम को समझने के लिए आपको ये जानना आवश्यक है कि ये क्या है। एक ब्राउजर कुकी आपके कंप्यूटर पर किस वेबसाइट की जानकारी का एक छोटा सा टुकड़ा है। उदाहरण के लिए एक ऑनलाइन रिटेलर आपके द्वारा दर्ज की गई व्यक्तिगत जानकारी को स्टोर कर सकता है और आपके द्वारा कुकी पर सिलेक्टेड कार्ड आइटम को खरीद सकता है। इसलिए अब आप वापस उस ऑनलाइन रिटेलर के वेबसाइट पर लौटते हैं तो उसको उस जानकारी को फिर से फिल अप नहीं करना होता। एक साइबर क्राइम उन ब्राउजर कुकीज को हाईजैक कर सकता है क्योंकि कुकीज आपके ब्राउजर सेशन से सारी जानकारी कलेक्ट कर लेता है। इसलिए हमलावर आपके पासवर्ड, एड्रेस और अन्य सेंसिटिव जानकारी तक पहुंच प्राप्त कर लेता है। चलिए अब हम सिस्टम बेस्ड अटैक को समझने की कोशिश करते हैं। उनमें से पहला है वायरस। यह एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपभोक्ताओं की जानकारी के बिना पूरे कंप्यूटर फाइल सिस्टम में फैल जाता है। यह एक आत्म नकल दुर्भावनापूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट होने पर अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में खुद की कई सारी कॉपियां बना लेता है। ये उन प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट कर सकता है जो सिस्टम के लिए नुकसान पहुंचाते हैं। यह एक प्रकार का मैलवेयर होता है जिसका प्राथमिक कार्य असंक्रमित कंप्यूटर में फैलाने के लिए खुद की कई सारी कॉपी बना लेता है। वर्म कंप्यूटर वायरस के समान काम करता है। कीड़े अक्सर ईमेल अटैचमेंट से उत्पन्न होते हैं जो विश्वसनीय तरीके से दिखाई देते हैं। यह एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सेटिंग और असामान्य गतिविधियों में अनएक्सपेक्टेड परिवर्तन कर देता है। भले ही कंप्यूटर निष्क्रिय हो जाए, यह उपभोक्ताओं को उसके वास्तविक इरादे से गुमराह कर सकता है। यह एक असामान्य आवेदन प्रतीत होते हैं, लेकिन जब इन्हें खोलें या एग्जीक्यूट करें तो कुछ दुर्भावनापूर्ण कोड बैकग्राउंड में चलने लगते हैं। बैकडोर्स। यह एक ऐसी विधि है जो सामान्य ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को बाईपास कर सकती है। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम में एक पिछला दरवाजा बना सकता है ताकि सामान्य निवारण और अन्य उद्देश्य के लिए एक आवेदन या ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचा जा सके।
बोट्स एक बोट रोबोट के लिए छोटा सा एक सेल्फ ड्राइव प्रक्रिया है जो अन्य नेटवर्क सेवाओं के साथ बातचीत करता है। कुछ बोट प्रोग्राम सेल्फ ड्राइव रूप से चलते हैं, जबकि अन्य केवल स्पेसिफिक इनपुट प्राप्त करने पर आदेशों को एग्जीक्यूट करते हैं। की लॉगर्स, आप एक सिस्टम में जो भी टाइप करते हैं वो एक हैकर को मेल हो जाता है। क्या इसे पासवर्ड हैक करना आसान हो जाता है? की लॉगर ऐसे ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसलिए अगली बार कुछ भी टाइप करने से पहले सावधान रहें। सीक्रेट क्वेश्चन, सीक्रेट कंपनी के द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार ये पाया गया है कि सिक्योरिटी क्वेश्चन हैकर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। इसलिए अगर आप विक्टिम को अच्छे से जानते हैं तो उसके कंप्यूटर को हैक करना बहुत ही आसान हो जाता है। अभी तक हमने वेब बेस्ड और सिस्टम अटैक्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि साइबर अटैक से बचाव कैसे करें। सिक्योरिटी अटैक मुख्य दो प्रकार के हैं, पैसिव अटैक और एक्टिव अटैक। पैसिव अटैक वो होता है जिसमें एक अटैकर अनऑथराइज्ड तरीके से दो सिस्टम को मॉनिटर करता है और जो मैसेज या इंफॉर्मेशन दोनों सिस्टम के माध्यम ट्रांसमिट हुई है उनको सिर्फ मॉनिटर कर सकता है, परंतु मैसेज को मॉडिफाइड नहीं कर सकता। पैसिव अटैक का मुख्य उद्देश्य सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तथा पासवर्ड को चुराना होता है। एक्टिव अटैक वो अटैक होते हैं जिसमें अटैकर दो सिस्टम के मध्य मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं तथा उन मैसेज को मॉडिफाइड भी कर देते हैं। उन मॉडिफाइड मैसेज को व्यक्ति के पास भेज दिया जाता है। उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि ये मैसेज कोई हैकर भेज रहा है या ये मॉडिफाइड हैं। किसी भी वेबसाइट के लिंक पर यूं ही क्लिक ना करें, पहले सुनिश्चित करें कि वेबसाइट ऑथेंटिक है या नहीं। मैसेज में या यूआरएल में किसी भी तरह की स्पेलिंग की गलतियों को जरूर देख लें। ऑनलाइन फॉर्म्स या वेबसाइट पर अपनी पर्सनल जानकारी जैसे ईमेल आईडी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स आदि शेयर ना करें। जरूर देख लें कि आपका पासवर्ड इतना भी आसान ना हो कि उसका कोई भी अंदाजा लगा ले। अपने अकाउंट के लिए आपने डेट ऑफ बर्थ, नेम या 12345 जैसे कॉमन पासवर्ड का यूज करने से बचें। अपने पासवर्ड को कॉम्बिनेशन के साथ क्रिएट करें जिसमें लेटर्स, डिजिटल, स्पेसिफिक कैरेक्टर जरूर शामिल हो। ऐसे अच्छे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अपने सिस्टम को स्कैन करते रहें। ओपन वाईफाई के इस्तेमाल से बचें, ये नेटवर्क सुरक्षित नहीं होते हैं और हैकर्स आसानी से आपके डेटा तक पहुंच प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद एक मैलिशियस कोड इंजेक्ट कर सकते हैं। एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन का इस्तेमाल करें जो आपके और वेबसाइट के बीच एक सुरक्षित टनल बना लेता है। स्पैम मैसेज और अननोन ईमेल को ना खोलें और ना ही जवाब दें। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसे लगी आपको ये छोटी सी जानकारी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। धन्यवाद।